भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष हमारा जीवन बदलने वाला, जीवन का रूपांतरण करने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला, अच्छा संस्कार देने वाला खास विशेष कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, अपना व्यक्तित्व विकास करना। और इस कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन हम ऐसे नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं जिनसे हमारा जीवन का निर्माण होता है, व्यक्तित्व विकास होता है। तो आज हम एक ऐसा विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिससे हमें समाज के अंदर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की क्या स्थिति है उसके बारे में आपको विवेचन मिलेगा। तो आज का हमारा विषय है वरिष्ठ नागरिकों के दायित्व एवं उत्तराधिकार। तो दायित्व एवं अधिकार। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे पहले हम देखें कि वरिष्ठ नागरिक किसे कहा जाता है। वरिष्ठ नागरिक के लिए वृद्धजन और उसके साथ के अंदर बहुत से और भी इनको नामों से बुलाया जाता है कि अवस्था प्राप्त व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक और वृद्धजन, अतिरिक्त कई नामों से बुलाया जाता है। लेकिन आजकल हमारी सरकार ने वरिष्ठ नागरिक का नाम दे करके इनका सम्मान बहुत बढ़ाया है। वरिष्ठ नागरिक का नाम आज सरकार ने व्यवस्थित रूप से बुजुर्ग लोगों को, वृद्धजन लोगों को दिया है। और सरकार को भी अब चिंता होने लगी है कि हमारे देश के अंदर वृद्धजनों की स्थिति अच्छी नहीं है। इस कारण से उनका ध्यान दिया जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और उनके लिए कई नियम, कानून, कायदे बनाए जा रहे हैं। अब हम वेदों से चलें तो वेदों के अंदर वरिष्ठ नागरिक को, वृद्धजन को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। और वेदों में ये कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक एक छाते की तरह होता है। जिस तरीके से छाता हमारा बरसात में, धूप में, आंधी के अंदर हमारी रक्षा करता है, हमको शेल्टर देता है, उसी तरीके से वरिष्ठ नागरिक भी पूरे परिवार को जो है कई दिशाओं से, कई तरीकों से उसको सुरक्षित करता है। क्योंकि वरिष्ठ नागरिक एक अनुभव का खजाना होता है। वरिष्ठ वह होता है जो कई ठोकरें खा करके, अपने जीवन के अंदर कई तरह की तपस्या करके, ऊंचा नीचा जीवन दे करके और वह अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो सफ़ेद बाल आते हैं ये कब आते हैं, ये किस बात का परिचायक है। सफ़ेद बाल इस बात का परिचायक है कि व्यक्ति अनुभव प्राप्त है। और जिस घर के अंदर वरिष्ठ नागरिक नहीं है, जिस समाज के अंदर वरिष्ठ नागरिकों की कमी होती है, जिस समुदाय के अंदर वरिष्ठ नागरिकों की कमी होती है, उस समुदाय को कोई दिशा देने वाला नहीं होता है। यानी वरिष्ठ नागरिक के लिए कहा जाता है कि इनके अंदर होश होता है और जो युवक लोग होते हैं उनके अंदर जोश होता है। जोश और होश का संतुलन होना जरूरी है। इसीलिए जहाँ पर युवकों की उपस्थिति हो वहाँ वृद्धजन का रहना भी बहुत ज़रूरी है कि वृद्धजनों के पास में अनुभव होता है और वो अनुभव के आधार पर उनको शिक्षा देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं और किस तरीके से कार्य करना उन्हें बताते हैं। क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ा अनुभव है, लंबे समय का उनके पास में अनुभव होने के कारण वो शिक्षा दे सकते हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे कि वरिष्ठ नागरिकों के दायित्व एवं अधिकार। जब दायित्व की बात आती है तो अधिकार ऑटोमेटिकली आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स। व्हेन वी टॉक ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए मैन टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही ऑटोमेटिकली गेट्स द राइट। आज देखिए कि हमारे जो वर्तमान के अंदर जो प्रधानमंत्री भारतवर्ष के श्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि देश को स्वच्छ करने का, देश के युवाओं को रोजगार देने का, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का, देश को अच्छी व्यवस्था करने का। और वो 24 घंटे इसके लिए कार्यरत रहते हैं। वो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए तो 2-4 घंटे मुश्किल से 24 घंटे में लगाते हैं और बाकी के 20 घंटे, 18 घंटे वह जनता की सेवा के लिए लगाते हैं। आज से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री गुजरात के थे तभी से 12 वर्ष तक वहाँ मुख्यमंत्री रहे, तभी से निरंतर
जनता का किस तरीके से उत्थान हो, जनता को किस तरीके से सुख सुविधा मिले, जनता का कैसे विकास हो, उसके बारे में चिंतन करते हैं तो सही दिशा में करते हैं, क्योंकि वे भी वरिष्ठ नागरिक हैं और वो विजनरी है, उनके पास में अनुभव है और वो अनुभव का सदुपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो ऑनेस्ट है। उनका सारा दृष्टिकोण ये होता है कि जनता को किस तरीके से सुख सुविधा मिले, जैसा राजा वैसी प्रजा, यानी अगर राजा अच्छा होता है तो प्रजा को निश्चित रूप से सुख सुविधा मिलती है। तो ऐसे प्रधानमंत्री का भारत को मिलना भारत के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इनके 4 वर्ष के प्रधानमंत्री काल के अंदर बहुत बड़ी हमारे भारतवर्ष की जो है उन्नति हुई है, विकास हुआ है, सुख सुविधाएं मिली है, बिजली की, पानी की, सड़कें की, टेलीकम्युनिकेशन की, रोजगार की, कई चीज़ों की सुविधा मिली है, क्योंकि वो व्यवस्था करना जानते हैं, उनके पास में अनुभव है, वे वरिष्ठ नागरिक है। मैं उनकी बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वे स्वयं वरिष्ठ नागरिक है। वरिष्ठ नागरिक वह होता है 60+, जो 60 से उम्र की अधिक पार कर चुका होता है, वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। हम वेदों को देखें, उपनिषदों को देखें, स्मृतियों को देखें, आरण्यक को पढ़ें, ब्राह्मण को पढ़ें, त्रिपिटक को पढ़ें और आगमों को पढ़ें, सभी के अंदर वृद्ध जनों की, वरिष्ठ नागरिकों की जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है व्यवस्था के बारे के अंदर वो और उनके दायित्व और अधिकार के बारे में बताया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि वरिष्ठ आदमी तो अपने आप दायित्व समझता है। जहाँ पर व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक खड़ा हो जाता है या वरिष्ठ हो जाता है तो सबसे ज़्यादा वो दायित्व का अनुभव करना करता है, क्योंकि उसके मन के अंदर ये चिंतन रहता है, ये सोच हो जाती है मैं तो बड़ा हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे से छोटे जो है वो भी ऐसा करने लग जाएंगे, अगर मैं पतन की ओर गया तो मेरा परिवार पतन की ओर जाएगा और उसके साथ साथ के अंदर जो है और भी कई तरह के नुकसान हो जाएंगे। और जहाँ संयुक्त परिवार प्रथा हुआ करती थी हमारे भारतवर्ष के अंदर, जो कि आजकल बहुत कम दिखाई देती है, 100 लोग एक साथ में 3-3, 4-4 जनरेशन एक छत के नीचे जो है आराम से जीवन यापन करते थे। उस समय घर का सारा संचालन जो मुखिया कहलाता था, वृद्धजन को घर का मुखिया कहा जाता था, तो वो सारा संचालन करता था और कोई भी किसी तरह का निर्णय होता था वह निर्णय लेता था। और बाहर की किसी भी एजेंसी से बात करनी होती थी तो घर के मुखिया से बात की जाती थी, चाहे ब्याह शादी की बात हो, चाहे जो शिक्षा की बात हो, चाहे घर के विकास की बात हो, चाहे धंधे की बात हो, चाहे योजना की बात हो, सारी बात घर के मुखिया से की जाती थी। घर के मुखिया का बहुत ही बड़ा जो दायित्व होता था और वह बड़ा सोच समझ के निर्णय लेता था। और सबसे बड़ी बात है कि जो वरिष्ठ अवस्था के अंदर पहुंच जाता है उसका दायित्व क्या है? उसका दायित्व है कि अपने से जो छोटे लोग हैं उन सब के साथ में समानता का व्यवहार करे, मतलब किसी के साथ में पक्षपात नहीं करे, किसी को तो अपने गले लगा दे और किसी का तिरस्कार करे, ऐसा वो उसके मुखिया को, वरिष्ठ नागरिक को नहीं करना चाहिए। अगर वो करता है तो अपने दायित्व का ढंग से निर्वाह नहीं करता है, उससे जो है वो घर के अंदर रोष पैदा होता है, गतिरोध पैदा आ जाता है और उससे जो घर के अंदर वैमनस्य बढ़ता है और कभी रोष वो फूटते फूटते है बहुत बड़ा स्थान ले लेता है। इसीलिए जहाँ पर समानता का व्यवहार किया जाता है, और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसा हमारी एक कहावत है कि हाथ की 5 अंगुलियां भी बराबर नहीं होती। इसका मतलब ये है कि एक ही परिवार के अंदर, एक समाज में सभी लोग एक समान मेंटल होराइजन के नहीं होते हैं। कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई तेज बुद्धि का होता है और कोई मंदतम बुद्धि का होता है। लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक होता है सबको लेकर के चलना होता है। जिस किसी भी व्यक्ति ने घर के अंदर जन्म ले लिया है और उसकी बुद्धि का इतना ही विकास है, उसका लेवल ही इतना ही है, लेकिन उसका निर्वाह करना होता है, उसको निभाना होता है, तो उसको उसके अनुरूप ही कार्य लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वरिष्ठ नागरिक के अंदर प्रेम का झरना बहना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, प्रेम एक ऐसा रसायन है जो कि सब चीज़ों के अंदर बदलाव लाता है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम का झरना बहता है, प्रेम का दरिया बहता है, प्रेम का स्रोत बहता है, प्रेम का फव्वारा चलता है, वो व्यक्ति सबको प्रिय लगता है और उसको सभी प्रिय लगते हैं। और जहाँ प्रेम की बात होती है वहाँ पे कोई मनमुटाव नहीं होता है, कोई असमानता नहीं होती। इसलिए कहा गया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ
और पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। आखिर समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए सबसे बड़ा सूत्र प्रेम है, क्योंकि प्रेम एक दूसरे को जोड़ता है, प्रेम टूटे हुओं को मिलाता है और प्रेम कभी भी दरार पैदा नहीं करता है, क्योंकि प्रेम के अंदर त्याग की भावना होती है, प्रेम के अंदर दया होती है, प्रेम में करुणा होती है, प्रेम में वात्सल्य होता है, प्रेम में तोड़ने का स्थान नहीं होता है और प्रेम में आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, वरिष्ठ नागरिक का सबसे बड़ा दायित्व ये है कि उसके अंदर ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग की सोच क्लियर होनी चाहिए, जो जैसा मैंने बताया सबसे बड़ा विजनरी होना चाहिए, उसको वो युग दृष्टा, युग सृष्टा होना चाहिए कि मैं मेरे परिवार को, मैं मेरे घर को, मैं समाज को किस तरीके से दिशा के अंदर ले जाऊं कि ताकि उसका विकास हो। वो थोड़ा फॉरवर्ड सोचने वाला होना चाहिए और उसके अंदर वो भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर प्रेम का स्रोत होना चाहिए। और एक बड़ी बात जो वरिष्ठ नागरिक के लिए दायित्व है, वो दायित्व है कि सबको साथ लेने की कला होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक के अंदर ये सबसे बड़ी बात होती है कि जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता है उसका अंकन करके उसके अनुरूप उससे कार्य लिया जाए, और हर व्यक्ति को ईश्वर ने ऐसी गिफ्ट दी है कि उसके अंदर कुछ न कुछ गुण अवश्य होता है। वरिष्ठ नागरिक की वो तीसरा नेत्र है, वरिष्ठ नागरिक का वो ज्ञान है कि उसके गुण को पहचाने और उसके गुण को पहचान कर उसी रूप के अंदर काम ले। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, काफ़ी लंबे समय से हम एक गहन विषय के ऊपर विचार विमर्श कर गए। अब ब्रेक का समय आ गया है, थोड़े समय के लिए हम ब्रेक लेकर पुनः हाजिर होंगे। थोड़े समय तक हमने ब्रेक लिया, तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं और आज का हमारा निर्धारित विषय है उसके ऊपर फिर विवेचन प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के अंदर तो कमज़ोर होता है, लेकिन वो व्यक्ति की बल की बात आती है जहाँ पर वो व्यक्ति बहुत बलशाली होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत शिक्षित होते हैं लेकिन शारीरिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर होते हैं। तो वरिष्ठ नागरिक को ये देखना होता है कि वह जो बलशाली व्यक्ति है उससे जो फिजिकल वर्क है वो काम कराया जाए, और जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उससे जो है पढ़ने का, लिखने का, अकाउंट्स रखने का, कंप्यूटर पे काम करने का वो कार्य लिया जाना चाहिए। श्रोतागण, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब दायित्व वरिष्ठ नागरिक ले लेता है तो वो वरिष्ठ नागरिक कभी भी जो है मायूस नहीं हो सकता। आज थोड़ा सा हम अपने सिनेरियो की बात करें, वर्तमान के अंदर कुछ परिवर्तन आ गया है। वर्तमान के अंदर हमारे लोगों में अहंकार बहुत बढ़ गया है और उसके साथ साथ के अंदर हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है और हर व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। उन्होंने अपनी इच्छाओं को इतना फैला दिया है कि उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए दूसरे को इग्नोर करता है। जो हमारी जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर वैल्यूज़ थी, आज वो सारी वैल्यूज़ गिरती जा रही है। इसी कारण से हमारे परिवार न्यूक्लियर हो रहे हैं और ये एकांकी परिवार होने के बहुत बड़े नुकसान सामने आ रहे हैं कि एक ही व्यक्ति, उसको बच्चों की देखभाल करनी होती है, कमाना होता है, परिवार का कार्य करना होता है, घर की हर चीज़ की साथ संभाल करनी है, उसको कोई शेयर करने वाला नहीं होता है, तो वो व्यक्ति टेंशन में चला जाता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में चला जाता है। लेकिन पहले समय के अंदर बांटने वाले हुआ करते थे, एक व्यक्ति थोड़ा रिलैक्स हो जाता था, दूसरा उसका कार्य कर लिया करता था। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमारी ये जॉइंट जो है फैमिली सिस्टम के टूटने से आया है। अब हम वर्तमान की बात देखें कि आजकल हमारे वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति समाज के अंदर अच्छी नहीं है। अब हम थोड़ा अधिकार की बात करेंगे। जब आप देखिए, एक माता पिता
जो इस ग्रस्त के संसार के जो है भगवान कहलाते हैं। और क्यों नहीं कहलावे, माँ बच्चे को 9 महीने गर्भ के अंदर रखती है और उसका खून जो है ना वो पिलाती है। माँ 9 महीने तक गर्भ में रह करके खून पिलाना और उसकी देखभाल करना बंधुओं कितना कठिन कार्य है। और उसके बाद भी जब बच्चा पैदा होता है तो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल एक बच्चे को पैरों पर खड़ा होने के लिए माँ बाप को 30 से 40 साल तक का जो है त्याग करना होता है, तपस्या करनी होती है, अपने जीवन का भोग देना होता है। जब जाकर के एक अच्छा बच्चा तैयार होकर के अपने पैरों पर खड़ा होता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, सीए बनता है और बहुत बड़ा पायलट बनता है या जज बनता है, कुछ भी, या बड़ा व्यापारी बनता है, तो ये माँ बाप का सेक्रीफाइस है। उसके अंदर आप देखिए कि पिता जो है एक अम्ब्रेला का कार्य करता है, पिता भरण पोषण करता है, पिता थोड़ा कठोर होता है, माँ कोमल होती है। इसी कारण से कठोरता और कोमलता के कॉम्बिनेशन की होने की वजह से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। माँ के सामने बच्चा जो है उच्छृंखल हो जाता है क्योंकि वो माँ की करुणा का कई बार दुरुपयोग कर लेता है। माँ को बच्चा प्रिय होता है तो कुछ कह नहीं सकती, वो कड़ी निगाह नहीं कर सकती। लेकिन पिता पुरुष जो है वह प्रकृति से जो है थोड़ा रुक्ष कहिए या थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो वो स्ट्रिक्टनेस के कारण बच्चे का कंट्रोल हो जाता है। जब माँ कंट्रोल नहीं कर पाती है तो पिता उसको आंख दिखा करके कंट्रोल करता है, वो उस बच्चे के हित के लिए होता है। इसीलिए हमारे इस समाज के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर माता पिता दोनों को ऊंचा दर्जा दिया गया है। दोनों के संतुलन के कारण बच्चे को अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो हम थोड़े अधिकारों की बात कर रहे थे। इतना सब कुछ करने के बाद जब माता पिता वृद्ध होते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो उनका अधिकार क्या होता है? उनका अधिकार होता है कि उनकी संतान जो है उनकी सेवा करे, उनको जो अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दिलाए और उनके मन के अंदर कोई तरह का सत्संग करने का होता है तो सत्संग के लिए जाए। और थोड़ा जो दान पुण्य करने की प्रवृत्ति भी उस उम्र में होती है, तो बच्चों को जो है माता पिता के लिए कुछ पैसा स्पेयर करना चाहिए ताकि वो धर्म के अंदर, सत्संग के अंदर, दान के अंदर, पुण्य के अंदर जो है पैसा लगा सके और माता पिता को अच्छे वस्त्र दिए जाने चाहिए। कुल मिलाकर के माता पिता 60+ हो जाते हैं जब सेवा निवृत्त हो जाते हैं और बच्चे जब पाँवों पर खड़े हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों का ये दायित्व है और माता पिता का ये वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार है कि उनको सुविधा मिलनी चाहिए। क्यों उन्होंने 40 साल 50 साल तक पूरे परिवार को सुविधा दी, अब उनको लेने का जब समय आया तो आज की स्थिति बड़ी विकट है। आज वृद्ध माता पिताओं की सेवा बच्चे नहीं करना चाहते हैं और भारतवर्ष के अंदर हमारे वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए क्योंकि माता पिता को संसार का जो है भगवान कहा जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर वृद्धाश्रम खोला जाना, वृद्धाश्रम की बात करना बहुत ही अनुचित माना जा रहा है, लेकिन आज खोल रहे हैं क्योंकि स्थिति जो है हमारे वृद्धजनों की बहुत ही विकट होती जा रही है। उनको खाने पीने को भी ढंग से नहीं मिलता है, उनका तिरस्कार किया जाता है, उनकी बीमारी में कोई देख रेख करने वाला होता है नहीं होता है, वो मायूस हो जाते हैं, अकेले बेचारे पड़े पड़े घर के अंदर जो है उनसे कोई बात भी करने वाला नहीं होता है। तो जब अधिकार का समय आता है उनको अधिकार नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार का ध्यान वरिष्ठ नागरिकों की तरफ गया। तो अभी सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितना कितना कार्य कर रही है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरीके के कानून कायदे बनाए हैं कि पुराने समय के अंदर क्या माना जाता था कि बाप की संपत्ति होती थी, वो सब बच्चों का उस पर समान अधिकार होता था। लेकिन आजकल सरकार ने देखा कि मात्र जो है संपत्ति को लेने के लिए और उसको लूटने के लिए बच्चे उसके ऊपर जो है वो अपना अधिकार जमाते हैं। तब सरकार ने ये नियम बनाया कि अगर माता पिता की बच्चे सेवा नहीं करते हैं तो उनको संपत्ति बच्चों को बांट के देने का कोई अधिकार नहीं है। ये नियम में संशोधन हो गया है और बच्चों को बांट कर
के दे भी गई है उसको वापस लेने का अधिकार है। सरकार ने ये बड़ी स्ट्रिक्टनेस बताई और अच्छी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति और उनका अधिकार जो है काफ़ी बड़ा है। और देखिए कि वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन के अंदर जो है कंसेशन दिया जाता है, वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी सरकारी विभाग के अंदर लाइन के अंदर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अशक्त हो जाते हैं, लंबे समय तक लाइन में खड़े नहीं रह सकते हैं। तो वृद्ध जनों को कृपया आगे आने दीजिए। उस दृष्टि से उनकी अलग लाइन होती है ताकि वो जल्दी से अपना कार्य, कोई भी सरकारी पब्लिक डीलिंग का डिपार्टमेंट हो, बिजली का हो, पानी का हो, बैंक का हो, रेलवे हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों को अलग लाइन के लिए की जाती है। उसके अतिरिक्त जो है वो सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इतनी सुविधा दी है, पब्लिक प्लेसेज ये हो उन पे वरिष्ठ नागरिकों घुटनों के अंदर दर्द हो जाता है, वो ज़्यादा लंबे समय लगेज लेकर के और चल फिर नहीं सकते हैं, तो रेलवे के ऊपर लिफ्ट लगा दी है और रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर कई तरह के एलिवेटर्स लगाए गए हैं फ्लाइट के लिए। मतलब जितने पब्लिक बसों के अंदर जितने पब्लिक प्लेसेज हैं वहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के अनुरूप वो स्थान बनाए जा रहे हैं कि पहले समय में तो क्या सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, उसकी जगह वहाँ पर अब टेपर दिया जाता है, एलिवेटर लगाया जाता है, लिफ्टें लगाई जाती है ताकि वरिष्ठ नागरिकों किसी तरह का कष्ट का अनुभव न करे। आज सरकार के अंदर ये भावना बनी है और सरकार के उच्च पदों के ऊपर मंत्री, एमएलए, एमपी जो भी गए हैं उनको ये महसूस होने लगा है कि भारत के अंदर वरिष्ठ नागरिकों की आम घरों के अंदर स्थिति बहुत बिगड़ रही है। तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है, घूम घूम करके देखा है, अनुभव किया है। तो उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर जो है उनको जैसे इंटरेस्ट के अंदर एफडी कराई जाती है, उनको 0.5% की छूट दी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों की इनकम टैक्स की फाइल हो वो स्क्रूटनी से बाहर रखी गई है ताकि उनको किसी तरह की मानसिक अशांति न हो। सरकार अब ये चाह रही है, मतलब अधिकार जो वरिष्ठ नागरिक को घर पे मिलने चाहिए और वो बच्चे नहीं दे रहे हैं उसके परिवार के लोग, अब ये सरकार वो जो है वो उनकी तरफ से पक्षधर हो गई है और वो उनको कई तरह के अधिकार जो है दिला रही। उसके अतिरिक्त बहुत से अधिकार हैं जिसका कि वर्णन करना समय की अल्पता के साथ के अंदर नहीं हो पा रहा है। तो वो सरकार अब वरिष्ठ नागरिकों के बिल्कुल पक्ष के अंदर है और उन्होंने कई तरह की सुविधाएं जो वरिष्ठ नागरिकों को दे दी गई है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं निष्कर्ष के अंदर जो अधिकार और दायित्व के लिए बताना चाहता हूँ कि वरिष्ठ नागरिक को हमेशा समय के साथ बदलना चाहिए। अब जैसा दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। और आप हमारी भारतीय संस्कृति के अच्छे अच्छे विषयों को बहुत ही एक टकटकी लगा करके बड़े जो है वो इंटरेस्ट के भाव से जो है उनको देखते हैं, उससे हम भी धन्य हुए। पुनरुत्थान जो है कार्यक्रम धन्य हुआ, चैनल 24 धन्य हुआ। क्यों कि जो श्रोता होता है वह किसी भी आयोजन की आत्मा होती है। तो आपके इंटरेस्ट के कारण हमारा ये कार्यक्रम जो है बहुत ही जो प्राथमिकता को प्राप्त कर रहा है। तो और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जगत का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी विश्व के जीवों को सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले, प्रेम मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, प्रेममय हो और पूरा जो है सुख से भर जाए।